दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं धर्मराज प्रसाद। ये सब के सब यूट्यूबर्स हैं जिनका मेरे से बहुत अच्छा संबंध है। तो ये सब थोड़ा दूर से आए हैं और इन लोग के मन में कुछ सवाल है और ये सवाल ऐसा है ना जो हमसे पूछा करते थे, लेकिन मैं बोला कि नहीं, ये सब सवाल आप सबके सामने पूछिए, क्योंकि बाकी आप सब व्यूअर्स का भी, स्वर्ण समाज और सनातनियों का भी यही सवाल होगा। सर प्लीज। जी, मेरा नाम कृष्णकांत है सर, और मतलब अच्छा खासा दूरी से हम लोग आए हैं आपसे ममता बनर्जी को लेकर के। पश्चिम बंगाल में जो सरकार जो गई ममता बनर्जी की, तो हालांकि आपको बता दें सर कि मतलब क्वेश्चन हम लोगों का ये था कि अभी जो स्वर्णों का आंदोलन चल रहा है, अभी बीजेपी की सरकार के खिलाफ में जिस तरीके से यूजीसी कानून लाया गया था, तो बीजेपी के विरोध में जो प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी स्वर्णों ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी को जिताई। तो अब ये डर ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगली बार अगर फिर से कहीं ममता बनर्जी की सरकार में आ जाए, तो अभी स्वर्ण जिस तरीके से है कि ममता बनर्जी के आतंक से, ऐसा मतलब है कि आतंक से उठ करके बीजेपी को जिताई है। हाँ, तो ये क्वेश्चन है कि कहीं फिर से अगली बार कहीं ममता बनर्जी कहीं सरकार में आ जाए। सर आपका? सर ये सेम क्वेश्चन है कि जिस तरह से अभी बीजेपी की सरकार बनी है पश्चिम बंगाल में, तो देखा जा रहा है 15 साल से लगातार टीएमसी की सरकार थी ममता बनर्जी की, और ममता बनर्जी की सरकार से हिंदू लोग इतने परेशान हो गए थे, इतने उसके आतंक से, दहशतगर्दी से, क्योंकि वहाँ एक खास समुदाय के लोग को वैल्यू ज्यादा दे रहे थे। वैल्यू सब भैया वहां पर ना, अगर आपके पास गोल्ड जो जलदार टोपी है ना, तो आपको हेलमेट की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, ये लग्जरी सुविधा था। मेरा कहना मतलब वही है कि एक खास समुदाय के लिए फैसिलिटी ज्यादा है, और वहाँ के हिंदुओं को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि वहां से वो लोग पलायन कर रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में आप थोड़ा टाइम पहले मुर्शिदाबाद के आपने देख लिया कि हिंदू के घरों के में मतलब आग लगा दिया गया, उनको मार मार के भगाया गया। ये सब की घटनाएं दिख रही है। तो यही वो बोल रहा हूँ कि अगर बीजेपी के बाद वापस से टीएमसी का आने का कितना चांस है? मतलब यू मीन टू से दैट कि आपका सवाल ये है कि अभी ममता बनर्जी का ले दे के आतंक से मुक्ति पाए हैं मतलब सनातन लोग, स्वर्ण आंदोलन के बावजूद भी उनको वोट दिए हैं। तो आप लोग को ये डर सता रहा है कि कहीं ममता बनर्जी फिर से 5 साल बाद ना आ जाए, और आने के चांसेस कितने हैं? बिल्कुल, यही आप लोग का सवाल। क्योंकि अगर सर वापस से आएगी तो वहां के हिंदुओं के लिए बहुत ही खराब रहेगा। हाँ, मैं समझ गया आप लोग सवाल। दोस्तों सबसे पहले तो बता दूं, आप लोग के दिमाग में भी खौफ होगा कि अभी ममता बनर्जी ले दे के गई है, और सबसे पहली बात, मैं बीजेपी को भी मैं सपोर्टर नहीं हूं, क्योंकि जिस तरीके से आरक्षण और ST/SC एक्ट जैसे चीजों पर बीजेपी मतलब आंख मूंदे रहती है ना, मैं बीजेपी का खास सपोर्टर नहीं हूं, लेकिन ममता बनर्जी के दहशत मुझे बहुत ज्यादा खतरनाक लगती है। समता सभी सनातनियों को यही लगा होगा, इसलिए पश्चिम बंगाल में उन्हें जिताए हैं इतना होने के बावजूद भी। तो आज हम लोग इस वीडियो पर चर्चा करेंगे, और चर्चा करने से पहले ना कुछ खास ऐसी बातें आप सब लोग को जाननी चाहिए। दोस्तों मेरे जितने व्यूअर्स हैं, जितने मेरे रिस्पेक्टेड व्यूअर हैं, चाहे श्याम सिंह जी हो, चाहे आलोक तिवारी जी हो, ठीक है, इस सब के सब लोग जो व्यूअर्स मेरे हैं ना, ये बात समझ लीजिए कि आप लोग अगर आंदोलन, स्वर्ण आंदोलन कर रहे हैं, तो केवल स्वर्ण आंदोलन यूजीसी रोल बैक लिखने से काम नहीं चलेगा। आप लोग का दिमाग के अंदर कुछ ऐसे अस्त्र, ऐसे आपके जो दिमागी जो शब्दकोश डिक्शनरी में ऐसे ऐसे चीज आनी चाहिए जो आप बाकी चीज समझ सको, तो आपका आंदोलन और शार्प होगा। अपनी जानकारी को बढ़ाइए और ये सब चीज को देखिए, तो आपको बहुत ज्यादा, आपका आंदोलन में बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। दोस्तों आप अगर देखिएगा तो पश्चिम बंगाल की जो जनता है ना, और पश्चिम बंगाल की राजनीति है ना, पूरे देश की राजनीति से अलग है। और आप लोग को मैं ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा जो आप मान जाएंगे कि पश्चिम बंगाल की जनता वाकई में पश्चिम बंगाल की जनता है, एकजुट है। हाँ, मैं आपको बताऊंगा कैसे, वो मत कैसे देती है। सबसे पहली बार हमारा देश जब 1947 में आजाद हुआ, और 26 नवंबर 1949 को देश का संविधान बन गया, और बहुत सारे प्रावधान लागू हो गए, और 26 जनवरी 1950 में पूरे प्रावधान लागू हो गए संविधान के, और 1952 में पहला चुनाव हुआ, पूरे देश का लोकसभा राज्यसभा एक साथ। उसमें अगर पूरे को तो हटाकर पश्चिम बंगाल पर अगर हम कंसंट्रेट करें, तो पाइएगा 1952 में कांग्रेस वहां सरकार बनाई। अब यही से ध्यान दीजिएगा, 1952 से लेकर 1977 तक, प्योरली 25 साल तक, लगातार 25 साल तक वहां की जनता ने कांग्रेस को मत दिया। और उसके बाद 1977 में पहली बार ना वामपंथियों को मौका मिला।
वामपंथियों को मौका मिला 1977 में। अब 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल नहीं, पूरे 34 साल पूरी तरीके से वामपंथी। ठीक। और उसके बाद 1977 से 2011 तक ममता बनर्जी आई। अब 2011 तक वामपंथी, मतलब 2011 तक मतलब वामपंथी रहे, 2011 से ममता बनर्जी आई, ये कहना है। अब 2011 से ममता बनर्जी आई ना, तो उसको भी लगातार दम मिला, बिल्कुल पूरा 15 साल, 15 साल तक कंटिन्यू। अब उसके बाद बीजेपी आई। आप लोग इसका मतलब समझिए, पश्चिम बंगाल का इकलौती ऐसी जनता है ना जो देती है किसी भी सरकार को मत, ना तो लगातार देती है, भरपूर मौका। हाँ, लेकिन एक बार जब उसे रिजेक्ट करती तो दोबारा चूज नहीं करती। कांग्रेस को 1952 से लेकर 77 तक चुनी, उसके बाद दोबारा कांग्रेस को मौका नहीं दी। 25 साल में चुनी जरूर, लेकिन मौका नहीं दी। वामपंथियों को चुनी 34 साल तक लगातार बहुमत से, एक ही सरकार, जितना करना है कर लो, जो करना अच्छा करो, खराब करो। लेकिन जैसे ही 2011 में वामपंथियों को रिजेक्ट की और ममता बनर्जी को शासन दी, तो अब तो ऐसा हो गया, आज के समय में जब ममता बनर्जी गायब हुई है, कांग्रेस का तो वहां पर आप सूक्ष्मदर्शी लगाकर खोजो, और वामपंथी भी लगभग शून्य की स्थिति पहुंच गए हैं। और तो पश्चिम बंगाल की जनता का आप एक चीज समझ लीजिए, जिसको देती है तो भरपूर देती है, एकजुट होकर, कंसंट्रेट होकर, और जिससे लेती है ना, पूरा शून्य पर पहुंचाती है, दोबारा उसे पूछती नहीं है। तो इस नाते आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब आप लोग ये कहेंगे कि बीजेपी का वहां भविष्य क्या होगा, तो बीजेपी का भविष्य क्या होगा, ये सब आप रिस्पेक्टेड व्यूअर तय करिएगा। सबसे पहले आप कुछ ऐसी चीजें देख लीजिए उनके कार्यकाल में जो काम हुए। कांग्रेस जब आई सत्ता में ना, तो वही सेकुलरिज्म का नारा, हिंदुओं के विरोध में सारी काम किया गया। नेहरू जो थे वो इनका डायलॉग था कि मैं गलती से हिंदू हूं, दुर्भाग्य से हिंदू हूं, तो हिंदुओं के बारे में नेहरू का बात था। तो 25 साल तो आप पश्चिम बंगाल में वैसे ही चला जैसे देश के बाकी राज्यों में चला। अब उसके बाद में आपको बता रहा हूं दोस्तों, उसके बाद में 1977 में जब वामपंथियों की सरकार आई ना, तो वो वामपंथी की सरकार एक वोट बैंक के लिए इस आधार पर फैसला नहीं ली कि लोगों का व्यापार बढ़ेंगे, धंधे बढ़ेंगे, इस आधार पर वो फैसले लेती थी ना कि वहां का मेरे को वोट किस आधार पर मिलेगा। अब किसी भी जगह जाहिर सी बात है, फैक्ट्री का मालिक एक होता है और मजदूर बहुत होते हैं, तो उन्होंने मजदूरों को आगे बढ़ाने के नाम पर, मजदूरों के अधिकारों के नाम पर, लेनिनवाद और मार्क्सवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने के नाम पर उन्होंने सीधे सीधे एक कह दिया कि मजदूरों के पक्ष में एक तरफा बात करने लग गए। यहां तक कि मजदूरों के पक्ष में इतना ज्यादा बात करने लग गए, मजदूरों को खुश करने के लिए, कि वहां के जो मालिक थे, प्लांट के जो मालिक थे, उनके साथ ऐसा ऐसा दुर्व्यवहार करने लग गए कि वहां का प्लांट चलाना मुश्किल हो गया। और वहां के मजदूर को तो ऐसा लगा कि मेरे अधिकारों के बारे में बोल रहे, अधिकारों के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन वो बेचारे मजदूर नहीं जाने कि भले ये मालिक है, भले ये मतलब मालिक है, थोड़ा सा छूट बूट में आते हैं, लेकिन अगर ये फैक्ट्री के मालिक ही नहीं रहेगी तो हमें फैक्ट्री कौन लगाएगा। इसका कारण ये बहुत सारा फैक्ट्री बंद होने लग गया। वहां जो टाटा की जो बहुत सारी फैक्ट्रियां थी, बिरला करके आप बहुत सारे बिजनेसमैन को देखिएगा, बिरला बिजनेसमैन के इन्होंने कपड़े फाड़ दिए, चड्डी बनियाइन छोड़ा था रहम करके, एहसान दिखाते हुए। और वो बिरला जो फैक्ट्री जो थे ना, बहुत बड़े बड़े उद्योगपति, वो तुरंत कलकत्ता आए और बोले भैया एयरपोर्ट कहाँ है, और उसके बाद से केवल कपड़े पहने और भाग गए। बाकी उनकी सामान बचा उचा फैक्ट्री के कल पुर्जे मलवा उधर वापस बाद में जाते रहा। ये हाल कर दिया था। आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल उद्योगों के हिसाब से इतना डेवलप था कि जब हमारा देश आजाद हुआ था, देश आजाद छोड़िए, अंग्रेज भी आए थे, तो सबसे पहले कलकत्ता में फैक्ट्री लगी थी। सबसे पहला जूट का 1855 में जूट का कारखाना लगना, फिर कुल्टी में लोहा इस्पात लगना, और उसके बाद में सबसे पहला एल्युमिनियम का कारखाना मुरी में लगा था। मुरी हालांकि अभी झारखंड में है, लेकिन आपको बता दूं 2000 के पहले झारखंड बिहार में था, और 1912 के पहले बिहार बंगाल में था। तो तत्कालीन समय में तो बंगाली में तो था। तो इस तरीके से उद्योग का पूरा अड्डा हुआ करता था। लेकिन ये वामपंथी 1977 ने पूरा उद्योगों को तहस नहस कर दिए। अब किसी को काम नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा, तो खेती में कब तक रहोगे, तो जगह छोड़ने को विवश हो गए। ममता बनर्जी उनसे 4 कदम और आगे आई। उन्होंने तो सीधी सी बात है कि उद्योगपतियों का इस तरीके से गला दबोचना शुरू किया मजदूरों को आगे बढ़ाने के नाम पर, कि मान के चलो कि वहां पर उद्योगपतियों की गाड़ियों से ऐसा कोई राज्य में नहीं हुआ होगा कि ये जो कार्यकर्ता थे ममता बनर्जी टीएमसी के, वो कार्यकर्ता अलग से टोल टैक्स, एक पार्टी टोल टैक्स लेते थे।
जी जी अच्छा कोई कागज नहीं। हाँ। आप उनके ममता बनर्जी के गुंडे बैठे रहेंगे टीएमसी के, और वो गाड़ी अब टोल टैक्स अलग कटाई सरकार का, हाँ। और उनका अलग एक कोई भी तंबू उम्बू गड़ गया हाँ। और उनको अलग दीजिए, कोई कागज कोई पर्ची नहीं, चुपचाप माने दीजिए। एक तरह से देखा जाए तो दादागिरी, हफ्ता वसूली, हफ्ता वसूली। सरकारी हफ्ता वसूली। हाँ। और वो जाहिर सी बात है, जब कागज नहीं होता था तो वो सरकारी खाते में नहीं, वो नहीं ममता होता। बनर्जी खाते में जाते हाँ। थे। तो ऐसी व्यवस्था हो गई थी। तो इस और तो ऐसे में उद्योग कहाँ रुकेगा? और ज्यादातर सर वो सब टोल टैक्स जहाँ जहाँ बहुत बड़े कोयले का खदान वगैरह वही थे वो सब जगह पर। कई कई जो साउथ इंडिया, इंडस्ट्रियल एरिया में हाँ, जहाँ से साउथ- गाड़ियां आना जाना ज्यादा हो। कई कई साउथ इंडियन के मेरे दोस्त लोग हैं, बताते हैं कि पहले तो जो था ना कोयले के लिए, हाँ। बिहार यूपी में बहुत पहले परेशानी होता था, लेकिन अब तो बिहार यूपी में परेशानी नहीं होता, क्योंकि सरकारी दो, बहुत मिनिमम नॉर्मल दो, और कागज मिलेगा, कोई अवैध वसूली नहीं। लेकिन पश्चिम बंगाल में मुश्किल हो गया। और मुझे एक साउथ इंडियन दोस्त ने बताया तो ताज्जुब तब लग गया, जो बोलते हैं कि जैसे ही शुभेंदु अधिकारी शपथ लिए, जी तुरंत जो एक टैक्स तो सरकारी था, अगला टोल टैक्स गायब हो गया। एक बैग मतलब शपथ ले बीजेपी रहे की सरकार आते ही और अवैध टोल टैक्स है, सब गायब, और वो डबल टिबल टैक्स लेते थे। जैसे मनमानी जितना मर्जी किया उतना एक ट्रक का 700-800 लिए तो सीधे उनका 2000 होता था, और वो उनसे उनको परेशान था, और कोई कागज नहीं मिलता था। शुभेंदु अधिकारी शपथ ले रहे हैं, टोल टैक्स ही गायब। तो इससे समझिए कि कितना वो था। भ्रष्टाचार चल रहा था बंगाल में। हाँ, अब बीजेपी का अगर आरक्षण और एसटी एक्ट का, हाँ क्या बोले, ममता बनर्जी यही सब साम्राज्य खड़ा करके रखी हुई थी। हाँ, तो अब आप लोग का जो डर है ना, उसको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। बीजेपी जो है ना, अगर यूजीसी और रिजर्वेशन को अगर हटा के बात किया जाए तो वहां पर बीजेपी से ज्यादा लोगों को दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अब वहां के सवर्णों को एक चीज का तो समस्या होगा कि अब उनको रिजर्वेशन और एसटी एक्ट का होगा, ये सब चीज के बारे में अगर होगा तो ये सब चीज स्वर्ण वहां पर बोलेगा, वो सब चीज को मैं ही बोलता हूँ। मैं इतना होने के बावजूद इस वीडियो में जब तक एसटी एक्ट और यूजीसी के बारे में निर्णायक बात न हो जाए, बीजेपी का सपोर्ट नहीं कर सकता। लेकिन जब तक भी इन लोग ममता बनर्जी जैसे लोग रहे तो बीजेपी का कोई ऑप्शन नहीं है। आप ऐसे आदमी को खड़ा करिए चुनाव में जो स्वर्णों की बात करे, और स्वर्ण नेता ना रहे, वो स्वर्णों का नेता रहे। तो आप लोग का डर जो है ना एकदम निरर्थक है। ममता बनर्जी नहीं आने वाली। और दोस्तों, मैं कोई ऐसी बेसरपन की बात नहीं करता, पूरा तर्कों के साथ रख के बात करता हूं। और मुझे मेरे व्यूवर्स कुछ ऐसी कमेंट करते हैं जिससे मुझे थोड़ा हंसी भी आता है। मेरे व्यूवर्स मजाक में बोलते हैं, पता नहीं बोलते, सर आप चुनाव में खड़े हो जाओ। तो मैं आप लोग को व्यूवर्स को बोल रहा हूं कि शायद आप लोग को बता दूं कि अगर स्वर्णों का नेता अगर सही शॉट नहीं मिला तो मैं खड़ा हूंगा, भले कोई हंसे या वो कोई मतलब नहीं है। मैं स्वर्णों के लिए काम करने के लिए बैठा हूं, और स्वर्ण समाज का कोई नेता नहीं मिलेगा तो स्वर्णों के सामने जाकर बोलूंगा, भैया मैं खड़ा हो रहा हूं। जी, और हम लोग को ऐसा नहीं कि सिर्फ स्वर्ण के लिए ही काम करेंगे, नहीं, एक वाजिब मांग करते हैं। देखिए, हम लोग सबसे पहली बात, हम लोग एक्चुअल में माना जाए तो स्वर्णों के लिए भी नहीं बोलते। सभी स्वर्ण समाज के लोग जो बुद्धिमान है, समझिए, हम लोग किसी के साथ हो रहे अन्याय के लिए बोलते हैं। हम लोग, हाँ, और रिजर्वेशन बहुत बड़ा अन्याय, अभी स्वर्णों के साथ अन्याय हो रहा है, तो इसलिए हम स्वर्णों के साथ हैं। सभी के साथ अधिकार बराबर, सभी को बराबर अधिकार का हो। और देखिए, मैं सभी स्वर्णों से वादा किए हैं, हम सब ओबीसी के हैं, ये सब यूट्यूबर्स हैं, इन सब का चैनल का लिंक मैं इस वीडियो में दूंगा, और ये सब ओबीसी हैं और स्वर्णों के लिए एक पैर पर खड़ा है। सच माना जाए तो ये सब स्वर्णों के असली नेता है, स्वर्णों के लिए काम करने वाले लोग हैं। आप देखिए, इनका लिंक में जाकर देखिएगा, एक भी स्वर्ण विरोधी आपको कुछ नहीं मिलेगा। रिजर्वेशन का रोना, रिजर्वेशन का सामाजिक न्याय की बात नहीं चलेगी। सामाजिक न्याय की बात इनके या मेरे उसी टाइप का चलेगा जो सबको समानता का अधिकार मिले। तो आप लोग, हाँ बोलिए सर। क्योंकि संविधान का जो कि अनुच्छेद 14 समानता को अधिकार देता है सबको, हाँ, लेकिन इसके बावजूद भी किसी एक रिजर्व कैटेगरी के लिए अलग व्यवस्था कर दिया गया। समानता रहा कहाँ सर? रहा का, हाँ सही है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इसलिए मैं स्वर्णों की बात करता हूँ, और सिर्फ स्वर्णों की बात स्पेशल स्वर्ण के लिए नहीं, एक वाजिब मांग करता हूँ, किसी के साथ अन्याय ना हो। एग्जाम का फॉर्म निकले, ST SC OBC जनरल, ठीक है ना, मतलब वही 4 जो कैटेगरी रहता है, कोई कैटेगरी न रहे, चुपचाप फॉर्म भरे, और उसके बाद रिजल्ट निकले तो कोई कटअप कुटअप अलग नहीं, सीधे इतना, हाँ इतना कटअप है, अलग नहीं कि ST का अलग, EWS का अलग। मैं तो EWS का विरोधी हूँ, मैं तो आर्थिक आधार के आरक्षण का विरोधी हूँ। अगर कोई गरीब है ना तो सरकार उसके लिए एक एग्जाम ले ले भैया,
और एग्जाम लेने के बाद में कुछ लोग का सिलेक्शन करे और उन लोग को 2 लाख 3 लाख 4 लाख पैसा दे देते तैयारी के लिए। हाँ, कंपनसेशन करो। लेकिन कोई आदमी को इस आधार पर मत थोप दो कि वो आदमी गरीब है, वो आदमी उस जाति का, पिछड़ा जाति का, तो हम पर राज करेगा। और जो नेता ऐसा पैरवी करते ना, एक ही बार मैं कहना चाहता हूँ कि जाकर कभी कम से कम ना वो -40 वाले से इलाज करा ले। या जो मेरे वीडियो में ना ये भाषणबाजी करेंगे ना खुल के, ऐसे भाषणबाज लोग, फालतू उटपुटांग लोगों का जो आकर जो कमेंट करते हैं ना कि जातिवाद, ये वाद, खुला चैलेंज करता हूं तुम्हारे और तुम्हारे नेताओं को, दम है इतना अगर प्रेम है पिछले लोगों से तो -40 वाले से इलाज करा पाले। -40 वाले से कौन इलाज कराएगा सर? इतिहास का है कांसीराम का इलाज सब, हाँ सब कुछ जनरल कैटेगरी वाले लोग करते हैं इलाज। दलितों की बात, अरे राहुल गांधी जो है, राहुल गांधी कहा गया, माफी नहीं चाहता हूं, वो सब चलता है। अब राहुल गांधी का मतलब कोई राहुल गांधी मत समझ लेना, आज समझ लेना नहीं लेना कोई दिक्कत नहीं है। तो राहुल गांधी बोलता था कि वो पोलो में रिजर्वेशन चाहिए, और वो खुद राहुल गांधी, उनकी माता जी का तबीयत खराब हुआ तो गंगाराम अस्पताल भर्ती कराए। अब वहाँ कोई भी डॉक्टर रिजर्व कैटेगरी का नहीं है, वहाँ ST SC के होंगे भी ना तो वो अपने काबिलियत के दम पर होंगे। और जो अरूप करके जो डॉक्टर जो इलाज कर रहे थे ना, अरूप बसु, वो खुद एक जनरल कैटेगरी के हैं। तो ये सब कितना बेवकूफ बनाते हैं जनता को। जी, वोट बैंक। अम्बेडकर साहब भी रहते तो -40 वाला से इलाज नहीं कराते। अरे अंबेडकर सर, भीमराव अंबेडकर अपना जीवन भर, सुन लीजिए, सर्च करिए, भीमराव अंबेडकर डॉक्टर मालवंकर से इलाज कराते थे जो महाराष्ट्र के ब्राह्मण थे। तो भीमराव अंबेडकर भी अपना इलाज में बोले ना बाबा, राजनीति अपनी जगह, जान नहीं जाना चाहिए। और दूसरी उनकी डॉक्टर उनकी वाइफ थी सविता अंबेडकर। और दूसरी चीज, कई लोग बोलते हैं कि भीमराव अंबेडकर आपके दामाद है, तो भैया एक और चीज कहना चाहता हूँ, भीमराव अंबेडकर भी अपनी बहनों के शादी राजपूतों से ब्राह्मणों से की है। तो कायदे से तो फिर जो एक तरीके से देखा है वो भीमराव अंबेडकर अगर स्वर्णों के दामाद है तो स्वर्ण भी सब उनके दामाद इस्नाते हुए, दिक्कत क्या हुआ? जो लोग ऐसे बोलते हैं उनके लिए है। दोस्तों, अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग का डाउट दूर हो गया होगा। बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। एक्सप्लेन करके बताया। इधर सुनो जरा, हेलो, इधर सुनिए, 1 मिनट आइए ना, 1 मिनट आप लोग जाइएगा ना, बहुत काम का चीज बता रहा हूँ, आइए। आपका नाम क्या है? हैं? बैठिए। थोड़ा सा बैठिए। हाँ, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम है, इतना घबरा क्यों रहे हैं आप? ये कैमरा है तो दिक्कत नहीं है। थोड़ा होता है ऐसा। अच्छा, हाँ बताइए। इनका नाम है, मैं बता रहा नाम हूँ, बताइए। इनका नाम है निशांत सिंह। निशान सिंह। है। UGC क्या है जानते हैं? हाँ, थोड़ा बहुत। वो किससे पता चला? आपसे ही। देखिए, ये स्वर्ण समाज से हैं, स्टूडेंट राजपूत है। अब इनको UGC नहीं मालूम, इनको UGC का जागरूक हम कर रहे हैं, हम OBC वाले कर रहे हैं। तो आप लोग जागरूकता फैलाइए मेन बात है ताकि कि बच्चे को पता चले कि ये लोग अपना भविष्य के चक्कर में है, हाँ। राजनीति के चक्कर में नहीं है। और अभी आएंगे जब बाद में। हाँ हाँ, इनका फोकस है जाइए, भविष्य पढ़ाइए। बनाना है। हाँ, हाँ, हाँ। इसीलिए राजनीति के चक्कर में नहीं है। आप लोग भी अपने समाज के लोगों को करो, तभी रिजर्वेशन हटेगा। सबको समझाइए। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। फिर मिलता है अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।